प्रोफेसर अनिल भाई सर। धन्यवाद डॉक्टर पुनीत जी। आज के इस कार्यक्रम में शामिल ही कहूँगा, प्रिंसिपल साहब यहाँ पर नहीं है लेकिन उनको मैं शामिल मानता हूँ। इसलिए मैं इस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जी को संबोधित करता हूँ और विभाग की प्रभारी डॉक्टर मीना शर्मा जी, हिंदी साहित्य सभा के संयोजक डॉक्टर पुनीत चांदला जी, इस आभासी मंच पर विद्यमान कॉलेज की हिंदी विभाग की अध्यापिका डॉक्टर आशा रानी जी और बहुत से मेरे मित्र और प्रिय छात्र छात्राओं। असल में आज मेरे 3 तो व्याख्यान हैं, बीच में मुझे 1 घंटे के लिए मीटिंग में भी जाना पड़ा लंच के बाद। उसके बाद फिर आपके समारोह में और फिर 5 बजे से मुझे एक दूसरे समारोह में शामिल होना है। तो मैंने कहा था मीना से कि मैं अपना वक्तव्य 40-45 मिनट में समेट दूंगा, लेकिन देख रहा हूँ कि काफ़ी समय जो मैं समेटने के चक्कर में था वो परिचय में और इन तमाम चीज़ों में जो औपचारिकताएं हैं उनमें निकल चुका है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात 35 से 40 मिनट में ख़त्म कर दूं, क्योंकि मुझे दूसरे कार्यक्रम में भी शामिल होना है। सबसे पहले तो आप लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मीना जी ने बड़ा सोच समझ के विषय रखा है और आज के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण विषय है कि हिंदी कल यानी बीता हुआ कल, हिंदी आज यानी आज जो हिंदी है, और फिर हिंदी कल का मतलब जो आने वाला कल है उसमें हिंदी का स्वरूप क्या होगा, हिंदी की स्थिति क्या होगी। तो इस तरह से इस विषय के, इस शीर्षक के 3 चरण हैं और मैं उन तीनों चरणों पर कोशिश करूंगा कि अपनी बात कह सकूं। मित्रों, हिंदी संसार की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में से है और जो इसकी वैज्ञानिकता है, उस वैज्ञानिकता ने पूरी दुनिया को इस तरह से प्रभावित किया है कि वो भाषा के रूप में भी और साहित्य के रूप में भी। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा भी है और हिंदी साहित्य भी है, और किसी भी भाषा का साहित्य जब होता है तो उसी भाषा में होता है। इसलिए भाषा और साहित्य एक दूसरे के बहुत अंतर्वर्ती रूप से एक दूसरे की समर्थक और पूरक है। बिना भाषा के साहित्य हो ही नहीं सकता। साहित्य तो भाषा में ही होता है। इसलिए जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का जो अध्ययन और अध्यापन हम करते हैं तो साहित्य और भाषा के समन्वित रूप को लेकर चलते हैं। हालांकि आप देखते हैं कि भाषा का अध्ययन इस समय एक अलग डिसिप्लिन के रूप में, अलग अनुशासन के रूप में भी हो रहा है और उसी से जुड़ा हुआ भाषा विज्ञान है जो हम लोग भी, हिंदी वाले भी किसी न किसी रूप में पढ़ते पढ़ाते हैं। तो हिंदी जो कल की थी
वह हिंदी क्या आज भी वही है, और 50 साल बाद जो भारतीय भाषा सर्वेक्षण जो हुआ है, उसकी जो रपट आई है, उस रपट से जो ध्वनित हो रहा है, क्या 50 साल बाद हिंदी वही रहेगी? क्योंकि भारतीय भाषा सर्वेक्षण के अनुसार तो अब ये कहा जा रहा है कि हिंदी 50 साल के बाद प्रयोग के स्तर पर अंग्रेजी को पीछे छोड़ देगी। और मैं समझता हूं कि ये हिंदी के लिए और हिंदी वालों के लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। नहीं तो ज़्यादातर हम हिंदी वाले अरण्य रुदन करते रहते हैं और रोते रहते हैं कि हिंदी में रोजगार नहीं है, हिंदी में संभावनाएं नहीं है। तो सवाल ये है कि आप उसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, किस स्तर से करते हैं और कितना उसका सदुपयोग करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप हिंदी को किस रूप में, किस हद तक और कहां तक ले जाना चाहते हैं। कल जो हिंदी थी वो आज नहीं है, और स्वाभाविक है कि आने वाले समय में, जैसा कि मीना जी ने कहा कि हिंदी तो पल पल परिवर्तित हो रही है, तो हिंदी का वही रूप नहीं रह जाएगा जो आज से 50 साल पहले था। और मुझे लगता है कि भारतेंदु ने ये बिल्कुल ठीक कहा था कि जब तक हम अपनी भाषा का विकास नहीं कर लेते हैं, जब तक हम अपनी भाषा की जो अस्मिता है, उसकी जो आइडेंटिटी है, एक ग्लोबल एरेना में नहीं स्थापित कर लेते हैं, तब तक हम अपने भारत का भी विकास नहीं कर सकते हैं। और कोई भी देश बिना अपनी भाषा के विकास के उन्नति नहीं कर सकता है। ये भारतेंदु ने बहुत सोच समझ के कहा था। और आप ये देखिए कि भारतेंदु ने जो बड़ा अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, वो कहां दिया था? बलिया में दिया था, जिस जिले का मैं निवासी हूं। 41 साल पहले मैं दिल्ली आया था बलिया छोड़कर, तो उस बलिया के ददरी के मेले में, जो मेला घोड़ों का मेला होता है, वहां घोड़े बेचे जाते हैं, उस मेले में भारतेंदु ने इतिहास प्रसिद्ध और निद्रानाशक भाषण दिया था। उसमें कहा था कि बिना निज भाषा की उन्नति के हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। ये जब दुनिया में हम बाहर निकलते हैं, अपनी खोल से हम बाहर निकलते हैं, तो तब हमें अपनी भाषाई अस्मिता और भाषा की जो आइडेंटिटी है और हमारी भाषा की जो ताकत है, उसका पता चलता है। और इसी के साथ साथ मैंने आपसे कहा कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती है, भाषा में उस देश की संस्कृति होती है। हमारे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने 50 से भी ज्यादा हिंदी पीठ स्थापित किए हुए हैं, हिंदी चेयर्स। और उस हिंदी चेयर पर हमारे मित्र अध्यापन करने जाते हैं, तो कई बार ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों वे हमारी भाषा सीखना चाहते हैं, ये क्यों भारतीय संस्कृति को सीखना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। 2.5 वर्ष तक मैं भी बीजिंग में विजिटिंग प्रोफेसर रहा,
तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई और मैंने पहला सवाल जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाने गया था उन विद्यार्थियों से किया कि आप हिंदी क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों पढ़ते हैं आप हिंदी। उनका उत्तर था, और सभी का ऑलमोस्ट करीब करीब एक ही उत्तर था, कि हम भारत को समझना चाहते हैं। एक पड़ोसी ताकतवर देश दूसरे देश की भाषा को सीखना चाहता है, समझना चाहता है, भारत को समझना चाहता है, तो उसे लगता है कि भारत को समझने के लिए हिंदी को समझनी पड़ेगी। बिना हिंदी को समझे भारत को नहीं समझ सकते। और ये बिल्कुल सच बात है कि अगर किसी देश की नब्ज को पकड़ना है, अगर किसी देश की नस को पकड़ना है, तो सबसे पहली बात है कि आप उसकी भाषा को पकड़िए। साहित्य की दृष्टि भी देखें अगर आप, तो दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, हिंदी का पहला इतिहास ही एक विदेशी विद्वान ने लिखा है। सब हमारे विद्यार्थी भी जानते हैं, हमारे सब मित्र जानते हैं। गारसा दे तासी फ्रांस में हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे, लेकिन उनका हिंदी का इतिहास लिखना इस बात का प्रतीक नहीं है कि वे हिंदी के समर्थक भी थे। अंग्रेजों ने कैसे इस्तेमाल किया और किस तरह से वो बाद में सर सैयद अहमद के साथ हो गए थे हिंदी और उर्दू के विवाद को लेकर के, और दबी जबान से एक तरह से वे उर्दू के समर्थक थे। ये और बात है कि हम लोग उर्दू और हिंदी को अलग अलग भाषा मानते हैं। मैं अलग अलग नहीं मानता हूं, लिपि हमारी अलग है, लेकिन व्याकरण, वाक्य संरचना, उसके टोन्स, जो कुछ भी आप देखेंगे सब भारतीय है और सब हिंदी से अलग नहीं है। इसलिए दूसरी बात ये कि हिंदी की जो संस्कृति है, इसलिए मैं संस्कृति कह रहा हूं कि हिंदी अपने आप में केवल भाषा नहीं है मित्रों, हिंदी अपने आप में संस्कृति है। इकबाल ने जब ये कहा कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी का मतलब हिंदुस्तान की संस्कृति से था, हिंद की संस्कृति से था। और यह जो संस्कृति है गंगा जमुनी संस्कृति है। कितनी सारी भाषाएं हैं, आप केवल एक हिंदी को ले लीजिए, आप देखेंगे कि हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द इस कदर गुथे हुए हैं कि उन्हें निकालना मुश्किल है। और मैं समझता हूं कि जो आने वाला समय है, हम अगर बहुत शुद्धतावादी बनेंगे, जैसा कि इंग्लिश को लेकर के बड़ी चिंता हो रही है, तो वह चिंता और ज्यादा हमें सताएगी। और मैं समझता हूं उससे बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि पूरी दुनिया, भूमंडलीकरण के बाद पूरी दुनिया में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है, और केवल भाषाएं ही नहीं बदली हैं, संस्कृतियों का इस तरह से अंतर्भाव हुआ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। भाषा की भी राजनीति होती है और राजनीति की भी भाषा होती है, और भाषा को लेकर के भी राजनीति होती है। और ये राजनीति हिंदी के साथ ही नहीं है मित्रों, अंग्रेजी के साथ भी है। ब्रिटेन की इंग्लिश अलग है। अमेरिका जो सारी दुनिया पर अपना वर्चस्व चाहता था, अब तो चूंकि चीन इतना आगे उभर के आ गया कि उसके लिए समस्या पैदा हो गई है, नहीं तो हर चीज में उसकी हेजेमनी बनी रहती थी। भाषा की भी हेजेमनी है।
अमेरिकन इंग्लिश अलग है। तो ये भाषा का जो दबदबा होता है उसका बहुत कुछ संबंध बाजार से है। जो भाषा आज तो आप देखिए ये जो भूमंडलीकरण था, जो ग्लोबलाइजेशन था, ये पद भले ही आर्थिक था, लेकिन इसने बहुत सी संस्कृति के बहुत से पक्षों पर दबाव दिया है, बहुत से पक्षों का परिवर्तन हुआ है, बहुत से उसमें जरूरी परिवर्तन भी हुए हैं, चाहे वो रहन सहन हो, पहनावा हो। उदाहरण के तौर पर मैं अक्सर कहता हूं, चूंकि यहाँ पर हमारे कुछ विद्यार्थी भी शामिल हैं, खास करके डीएवी कॉलेज के, तो मैं उनसे कहता हूं कि देख लीजिए कि एक जो जीन है, जीन्स जिसको बोलते हैं, जो पहनते हैं आप, टी शर्ट और जीन्स कहाँ नहीं पहनी जाती है। और जिस देश में उथल पुथल मचा हुआ है, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, वहां से जींस पहनने वालों को कोड़े मारे जा रहे हैं। ये बिल्कुल प्रतिगामी कदम है। आप उनको बिल्कुल अंधे कुएं की तरफ ले जा रहे हैं। दुनिया बदल रही है, लेकिन हम नहीं बदलना चाहते। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, वो ऐसी है जो दुनिया के साथ कदम ताल कर रही है। और मित्रों, आज जो भाषा कदम ताल नहीं करेगी, समय से समय मिलकर नहीं चलेगी, समय के साथ नहीं चलेगी, वह भाषा एक तरह से मृतप्राय हो जाएगी। आप जानते हैं, हालांकि उसका रिवाइवल हो रहा है। संस्कृत हमारी इतनी समृद्ध भाषा थी, कॉलेजों में 45 से 50% के इसमें एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थियों को खोजना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बाजार, व्यवसाय और तकनीक की भाषा नहीं बन पाई। कोशिश चल रही है उसको भी बनाने की, और हमारे जो भारत की नई शिक्षा नीति है उसमें इस तरह के काफ़ी बदलाव हो रहे हैं जिससे वो सरवाइव कर सकती है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो भाषा आसान नहीं होगी, सरल नहीं होगी, वो भाषा चल नहीं सकती है। कबीर ने जब ये कहा था संस्कृत है कूपजल भाषा बहता नीर, तो कबीर का यही अभिप्राय था कि भाषा वो होनी चाहिए जो जन से, मासेज से जुड़ के चले। और जो भाषा जन से नहीं जुड़ी होगी, जनमानस से जुड़ी नहीं होगी, वो भाषा सर्वाइव नहीं कर सकती है। तुलसीदास बेवकूफ नहीं थे जो संस्कृत में रामचरित न कह करके अवधि में, और उस अवधि में वो रामचरित कहते हैं जो क्लिष्ट अवधि नहीं है, सरल अवधि। आप कंपैरिजन कर लीजिए, आप मिलान कर लीजिए, तुलना कर लीजिए जायसी की अवधि की और तुलसी की अवधि की, कौन ज्यादा प्रोग्रेसिव है, कौन ज्यादा प्रगतिशील है, कौन ज्यादा जनता के निकट है। तो जब हम रचते हैं तो किसके लिए रचते हैं? हमारी बात कोई सुने, हमारी बात कोई पढ़े, हमें जो विचार किया उसको कोई उसका अध्ययन करे, उस पर विचार करे। तो उसके लिए हमें भवानी प्रसाद मिश्र ने ही कहा था ना कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख। होता यह है कि हम सोचते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, लिखते कुछ है। तो हिंदी में ऐसी स्थिति नहीं है। हिंदी संसार की इसलिए वैज्ञानिक भाषा है क्योंकि इसको, एक तो इसकी लिपि बहुत वैज्ञानिक है, संसार की सब भाषाओं के साथ इस तरह की स्थिति नहीं है। और सबसे बड़ा इसका उदाहरण अंग्रेजी ही है। अंग्रेजी में ही देखेंगे कि एक ही अक्षर के इतने सारे उच्चारण हैं कि हमें परेशानी होने लगती है। बीयूटी बट होता है लेकिन पीयूटी पुट होता है। एक ही सी है, वो क भी हो जाता है, स भी हो जाता है, और
एच के मिल के साथ एक एच के साथ मिलकर के वो च भी हो जाता है। तो हिंदी में ऐसा नहीं है, इसलिए हिंदी आसान है, वैज्ञानिक भाषा है, और हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। इसकी लिपि बड़ी आसान है। दूसरी बात ये कि हिंदी एक समावेशी भाषा है, इंक्लूसिव लैंग्वेज है। इसने बहुत सी भाषाओं के शब्दों को इस तरह से अनुकूलित कर लिया है कि वे लगता ही नहीं है कि वे हमारी भाषा के शब्द नहीं हैं। आज से लगभग 2 साल पूर्व मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में पुर्तगाल गया था। वहां जाने पर वहां हमारी जो भारत की एम्बेसी है, दूतावास है, एम्बेसडर ने भोजन का प्रबंध किया था और उस भोजन में समोसा था। तो मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि भाई पुर्तगाल जैसे देश में समोसा आया हुआ है। पता ये चला कि समोसा जो है पोर्चुगीज का शब्द है, समोसा ही कहा जाता है पोर्चुगीज में। ऐसे अनेक शब्द हैं हमारी भाषा में, हिंदी में, जो आम आदमी को ये मालूम नहीं है कि विदेशी भाषा का शब्द है। आप देखेंगे अरबी और फारसी के इतने सारे शब्द घुले मिले हैं कि उनको निकालना मुश्किल है। और चूंकि पर्शियन फारसी स्टेट लैंग्वेज थी, राजभाषा थी मध्यकाल में, इसलिए हमारी भाषा में वैसी रची पसी है कि आप उसको निकाल बाहर नहीं कर सकते। निकालने से मैं इसके विरुद्ध भी हूं कि हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमारा अंग हो गया है। वह शब्द तो हमें उसको निकालने की जरूरत नहीं है, हमारी भाषा ही दरिद्र होगी। ऐसे अनेक शब्द आए हुए, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आए हुए हैं। आप कौन कौन से शब्द निकालेंगे? कार निकालेंगे, बस निकालेंगे, स्कूटर निकालेंगे, ट्रक निकालेंगे, ऑफिस निकालेंगे, कॉलेज निकालेंगे, स्कूल निकालेंगे, स्कूटर निकालेंगे, साइकिल निकालेंगे, बाइसिकल निकालेंगे, मोटरसाइकिल निकालेंगे, क्या क्या निकालेंगे आप? ये हमारी संस्कृति के अब अंग हो गए हैं, इन्हें निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि हिंदी भाषा के अनेक रंग हैं। कहीं मुंबई की हिंदी है, गुजराती हिंदी है, मराठी हिंदी है, दक्षिण में हिंदी है, और जिस कल की बात कर रही थी मीना जी, उस कल में दक्कन में हिंदी थी, दक्षिणी हिंदी, जिसका एक समृद्ध साहित्य है, मुल्ला वजही से लेकर गवासी तक, वो भी एक हिंदी थी। तो हिंदी के इतने सारे रंग हैं, लेकिन उन रंगों में वहां की जो लोकल संस्कृति है, अब जैसे मान लीजिए खई के पान बनारस वाला जब कह रहे हैं, छोरा गंगा किनारे वाला, तो बनारस वाला छोरा और यमुना के किनारे वाला छोरा में अंतर हो जाता है। संस्कृति की भिन्नता दिखाई पड़ेगी आपको, और लोक संस्कृति के इतने सारे रंग हमारे हिंदी भाषा के माध्यम से दिखाई पड़ेंगे आपको। दूसरा ये, यह हिंदी भाषा राजनीति के केंद्र में रही है। आप जानते हैं कि भाषा का कितना इस्तेमाल राजनीति में होता है, और इसीलिए राजनीति की भाषा है और भाषा की राजनीति है। और आज तो भारत में जो अच्छी हिंदी बोलेगा वही सत्ता के करीब होगा। मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि वह व्यक्ति सत्ता की बागडोर संभाल सकता है जो अच्छी हिंदी नहीं बोलता।
पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाली अगर कोई भारतीय भाषा है तो वो हिंदी ही है। इसीलिए एक बार ने कहा हिंदी है हम, पूरे एक सूत्र में पिरोने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हम हिंदी के प्रति क्या व्यवहार अपना रहे हैं, हम हिंदी को किस भाषाई अस्मिता तक ले जा रहे हैं, किस स्तर तक को हम उठा पा रहे हैं। और कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजी हमको प्रभावित कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। इसे डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी से, अंग्रेजी से हमें डरने की जरूरत नहीं। किसी भी भाषा का कोई भाषा विरोधी नहीं होती है, ये मन से निकाल देने चाहिए। सवाल ये है कि आप ये देखें ना कि अगर आप पूरी दुनिया के परिदृश्य को देखें, 160 से भी ज्यादा देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। वहां हिंदी के बड़े बड़े विभाग हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, विदेशी मित्र, जो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। आप लोगों ने इमरे बंगा का नाम सुना होगा, वो कैम्ब्रिज में हिंदी के प्रोफेसर हैं, यहीं जेएनयू से पीएचडी करके गए थे घनानंद पर। इसी तरह से वहां पर स्वास में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में प्रोफेसर फ्रांचेस्का ओर्सिनी है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द हिंदी पब्लिक स्फेयर, हिंदी का लोकवृत्त। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हिंदी का अध्ययन अध्यापन ऐसे कर रहे हैं जैसे नेटिव इंडियंस करते हैं। उनको देख करके, उनसे बातचीत करके लगता नहीं है कि वे हिंदी के नहीं। दूसरी बात यह कि इतना प्रवासी भारतीय साहित्य है, लिखा गया है। जो गिरिमिटिया हमारे पूर्वज गए थे, उनके जो बच्चे हैं वहां रह करके जो इस तरह का लेखन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसको भी, उस पर भी दृष्टिपात करने की जरूरत है। और उसको हिंदी की मुख्य धारा में जब हिंदी का नया इतिहास लिखा जाए तो उस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैंने आपसे कहा था कि जो भूमंडलीकरण है वो एक आर्थिक पद था, लेकिन उसने सब कुछ को ग्रसा है। भाषा, पता नहीं क्या क्या। आप वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो बीबीसी हिंदी सेवा, चाइना रेडियो इंटरनेशनल, वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो, ये सारे अपने चैनल्स चला रहे हैं इस समय। और मॉरिशस, चीन, जापान, कोरिया, मध्य एशिया के देश, खाड़ी के देश, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, अनेक देश हिंदी के उपग्रह चैनलों के जरिए अपना कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं और भारी तादाद में उनको दर्शक मिल रहे हैं। कारण ये है कि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है, सुदूर क्रोएशिया जैसे देश में, यूरोप के बिल्कुल कोने में, वहां भी हिंदी का विभाग खुला हुआ है। और हमारे ही विश्वविद्यालय की एक कॉलेज की मैडम वहां अभी अध्यापन कर रहे हैं, लौटने वाली है। तो दुनिया के कोने कोने में लोग फैले हुए हैं। इसलिए इन देशों में आप देखेंगे कि एक भरपूर श्रोता वर्ग है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से एफएम रेडियो का विकास हुआ और जिस तरह से हिंदी का एक वैश्विक श्रोता वर्ग पैदा हुआ है, उससे हिंदी की जो स्थिति है और जो आने वाला समय है उसमें हिंदी की क्या स्थिति होगी, इस पर बहुत मैं समझता हूं कि बहुत प्रसन्न होने की बात है। और इसी के साथ साथ जो नई प्रौद्योगिकी है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उस नई टेक्नोलॉजी ने भी हिंदी को पॉपुलर बनाने में, हिंदी को वैश्विक रूप प्रदान करने में और हिंदी का महत्व बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका है। ईमेल, आप देखिए कितना ईमेल आप हिंदी में करते हैं। आप गूगल इनपुट पर जाइए, आपने वहां से हिंदी इनपुट लिया और चाहे तो आप अंग्रेजी में टाइप कीजिए और हिंदी में टाइप करके अपनी बात कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी ने हिंदी को ये इस तरह का महत्व प्रदान किया है। इसी के साथ साथ आप देखें ई कॉमर्स, ई बुक,
इंटरनेट, एसएमएस, पूरे का पूरा वेब जगत की जो पूरी की पूरी दुनिया है उसमें हिंदी को किस तरह कैसा स्थान मिला है। इंटरनेट ने हिंदी को बहुत वैश्विक बनाया है। इंटरनेट के कारण अनेक तरह के अखबार, हिंदी की तक के अखबार, मैं खुद विदेश में था, इंटरनेट के माध्यम से जनसत्ता पढ़ा करता था, जनसत्ता में लिखता था मैं जब बीजिंग चाइना में था। तो इतने सारे वेब पोर्टल्स हैं, इतनी सारी पत्रिकाएं हैं हिंदी में, ये सब अनेक जो साइट्स हैं उन पर उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सन, याहू, आईबीएम तथा ओरेकल जैसी जो विश्व स्तरीय कंपनियां हैं, इन्होंने मुनाफे के लिए और बाजार की सुविधा के हिसाब से हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है और हमें अंग्रेजी के दबाव से दबने की जरूरत नहीं है। बड़ी तेजी, बड़ी तीव्र गति से हिंदी जो है विश्वमन के आकांक्षाओं, उम्मीदों पर खरा उतरने में बहुत वह समय दूर नहीं है जो खरा उतरेगी और खरा उतरने में अपने आप को बिल्कुल सक्षम साबित करेगी। विश्व में मैं चूंकि बहुत से संदर्भों को छोड़ रहा हूं क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। बोलने के लिए तो मेरे पास मैं 1.5 घंटा बोलता, लेकिन चूंकि विषय बहुत बड़ा है और मैं उन्होंने दूसरे कार्यक्रम में 5 बजे मुझे जुड़ना भी है, तो मैं 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आप ये देखें कि इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे देश हैं, चाहे वो जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, पुर्तगाल हो, या जितने भी सारे यूरोप के देश है, इटली है। अब ऐसा नहीं है कि इटली में अभी हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। प्रोफेसर श्याम मनोहर पांडे, आप लोग मध्यकाल पर जिन्होंने काम किया वो जानते हैं कि वो सूफी के साहित्य के विद्वान थे और इटली में नेपल्स यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत पहले प्रोफेसर थे। और ये इंटरेक्शन मतलब ये कि दोहरा है, आवाजाही हो रही है। हमारे यहाँ देखिए आप कितने विदेशी विद्वान थे जिन्होंने हिंदी बोल के काम किया। आपने फादर कामिल बुल्के का नाम सुना होगा। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के थे, आजीवन वो हिंदुस्तान में रह गए, भारत में रह गए और राम कथा पर उन्होंने जो शोध कार्य किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से, मील का पत्थर है। फादर कामिल बुल्के ने जो अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, उस तरह का कोश आज तक नहीं तैयार हुआ है। चाहे अनेक कोश आ गए, चाहे वो भारतीय विद्वान हो, चाहे विदेशी विद्वान हो, चाहे आर.एस. मैग्रेगर हो, चाहे केलाग हो, इस तरह का काम अभी आज तक नहीं हुआ। जिस तरह की डिक्शनरी उन्होंने बनाई और जो उसकी रिसेप्टिविटी है, आप देखेंगे लाखों प्रतियां उसकी बिकी हैं। तो ऐसे ऐसे लोग, फादर कामिल बुल्के बेल्जियम वापस नहीं गए, यहीं भारत में ही रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में अध्यापक हुए, वहां प्रिंसिपल हुए और वहीं उनकी मृत्यु हुई। ऐसे बहुत से विदेशी विद्वान हैं जिन्होंने हमारे भारत में रह करके काम किया और कहाँ नहीं हुआ। रूस में प्रोफेसर बारानिकोव थे, जापान में प्रोफेसर मिर्जो कौमी थे, चीन में ऐसे मुझे कम से कम 5-6 प्रोफेसर मिले जिन्होंने रामचरितमानस का चाइनीज में अनुवाद किया, भगवत गीता का अनुवाद कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास, शुक्ल जी का जो इतिहास है उसका उन्होंने अनुवाद किया है, कबीर के जो बीजक है उसका अनुवाद किया, सूरसागर का अनुवाद कर रहे हैं। तो इतने लार्ज स्केल पर हिंदी को लेकर काम हो रहा है कि हम हिंदी वालों को ये अपने घूंघट के पट खोलने पड़ेंगे। कबीर ने कहा ना कि घूंघट के पट खोल दे तो कोपी मिलेंगे। तो वो हमें अपने खोल से बाहर निकलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हिंदी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, और हिंदी का जो बाजार व्यापक है कि उस व्यापकता में हमें शामिल होना है, शरीक होना है, अपनी भूमिका अदा करनी है, क्योंकि क्षेत्र बहुत व्यापक है। आप अनुवाद का क्षेत्र ले लीजिए, मीडिया का क्षेत्र ले लीजिए, सोशल मीडिया का क्षेत्र ले लीजिए,
ऐसा कौन क्षेत्र है जिसमें हिंदी की धमक नहीं है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां हिंदी का वर्चस्व तो नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदी की उपस्थिति नहीं? भारतीय भाषाओं में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बन गए, यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी लीला जैसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है, और ये विदेशी शिक्षणार्थियों के लिए तो बहुत वरदान साबित हो रहा है। अनेक तरह के कीबोर्ड तैयार हुए हैं हमारे यहाँ, उसको देखने की जरूरत है। जो संधान सर्च इंजन है उसकी जानकारी हमारे हिंदी वालों को होना चाहिए, हमारे हिंदी के विद्यार्थियों को होना चाहिए। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया है उसने हिंदी को पॉपुलर बनाने में, हिंदी को लोकप्रिय बनाने में, हिंदी को का वैश्विक वातावरण तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हिंदी में देखिए चैनलों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आज जो नेटफ्लिक्स है, जो वेब सीरीज है, उनमें देखिए कि कैसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, और दर्शकों को बांधने के लिए उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया है। अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, वूट, हॉटस्टार, इस तरह आदि ऐसे जो प्लेटफॉर्म है, आप उनको प्रतिदिन पर हिंदी फिल्में देख सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बहुत सारे वेब सीरीज हैं, और ये सारी भाषाओं में हो रहे हैं, भारत की अन्य अनेक भाषाओं में हो रहे हैं। और जब डब हो रहे हैं तो उनके सबटाइटल्स हिंदी में आ रहे हैं। ये हिंदी की ताकत का परिचायक है। किंडल और ऑडियो बुक कितने लोकप्रिय हो रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं। स्टोरी टेल, बिंजे के बाद अमेजॉन, ऑडियो बुक, ये सारी श्रृंखलाएं जो आ रही हैं, एक तरह से हिंदी की जो वैश्विक स्थिति है, हिंदी का जो विश्वमन है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग हिंदी का तैयार हो रहा है। इतने सारे एपिसोड, इतने सारे धारावाहिक आप देख रहे हैं हिंदी में दिखाई पड़ रहे हैं। आज साहित्य और मीडिया की जो भाषा है उसको भी आप देखें, थोड़ा सा उस पर भी मुझे लगता है कि प्रकाश डालने की जरूरत है। भाषा का जो स्वरूप मीडिया में आज से 30 साल 40 साल पहले था, आज वही नहीं रह गया है। वे भी अपने आप को बदल रहे हैं। 20 साल 25 साल पहले जो हिंदी थी वही हिंदी नहीं है। यहाँ तक कि जनसत्ता जैसे अखबार की हिंदी भी अब बदलने लगी है। जब प्रभाष जोशी संपादक थे तब जो उसकी भाषा थी, इसी तरह से नवभारत टाइम्स में जब पंडित विद्यानिवास मिश्र संपादक थे, उस समय जो जिस तरह की भाषा थी, आज वही भाषा उसकी नहीं है, उसका स्वरूप बदल गया है। और नवभारत टाइम्स ने तो अपने आप को एनबीटी में परिवर्तित कर लिया है। तो ये वैसे मैं हिंदी का एक पाठक होने के नाते, हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते, मैं इसको शुभ संकेत तो नहीं कहूँगा। ये जरूर है कि ठीक है, जो युग है, जो समाज है, उसके हिसाब से हमें अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए, लेकिन ऐसा परिवर्तित न करें कि हमारा चेहरा बिल्कुल बदल जाए और लगाए कि हमारी प्लास्टिक सर्जरी हो गई है। तो ये भाषा के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हिंदी का फैलाव बढ़ रहा है। आप याद कीजिए, लेकिन जो हिंदी की जो प्रांजलता थी, भाषा की जो प्रांजलता थी, उसका क्षरण हो रहा है। और मैं समझता हूं कि खास करके जो मीडिया के लोग हैं उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप याद कीजिए कि आज तक जब शुरू हुआ था, उसके प्रस्तोता थे सुरेंद्र प्रताप, लेकिन उसके बाद अब जो आज तक देखने को मिलता है वही आज तक नहीं है, उसका स्वरूप बदल गया है। अब ये इस पर विचार करने की जरूरत है कि यह जो बदलाव हुआ है वह अच्छा है कि बुरा है। मैं ये पाठकों पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार मैं इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ कि दूसरे कार्यक्रम में भी मुझे शामिल होना है। मैं और आप लोगों का समय लेता, लेकिन मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो मैं थोड़ा बहुत सोच पाया था आप लोगों को देने के लिए, और मेरी चूँकि समय की बड़ी किल्लत है जिसको कहूँ,
उसका ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया, और हिंदी से संबंधित जो हिंदी का जो पिछला स्वरूप था हमारे भूत में और जो वर्तमान में और जो भविष्य में हो सकता है, उसकी क्या संभावनाएं हैं, उस पर मैं संक्षेप में मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की। आप लोगों ने यह मौका मुझे दिया, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने इस विशिष्ट व्याख्यान